आप लोग जोसर क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। उत्तराखंड वन दरोगा और पर्यावरण परीक्षा की यहाँ पर हम लोग आपके लिए तैयारी करवा रहे हैं, जिसके अंतर्गत आप लोगों के लिए आज फुल मॉक टेस्ट लेकर आए हैं। लगभग यहाँ पर आप लोगों के लिए 45 मिनट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि इस 45 मिनट में आप 100 प्रश्न यहाँ पर देखने वाले हैं। अपने आप एक कॉपी लेकर बैठे और उसके बाद ये 100 प्रश्न का आप लोग स्वयं टेस्ट दे सकते हैं। इसकी पूरी PDF आप लोगों को हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर देखने को मिलेगी। दूसरा, आप लोगों से हम ये कहना चाहते हैं, जिन विद्यार्थियों ने हमसे PDF प्रोवाइड कर चुके हैं, जो लोग पेड PDF भी ले रहे हैं, उनसे हम ये कहना चाहते हैं कि आप लोगों के लिए एक नई PDF और बन रही है। आप लोग उसको भी हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ले सकते हैं। जिन लोगों ने हमसे पहले से परचेज़ की है, उन लोगों के लिए वो PDF मुफ्त होंगी, और जो अब आगे पेड PDF लेना चाहते हैं वो हमारे से टेलीग्राम ग्रुप पर संपर्क कर सकते हैं। देखो, मेन चीज़ क्या है, आप लोगों के लिए जो ये मॉक टेस्ट हम ला रहे हैं, लगभग आपके एग्ज़ाम पूरे होने तक 15 मॉक टेस्ट आपको देखने को मिलेंगे। आज ये तीसरा मॉक टेस्ट है। पूरे 100 प्रश्न यहाँ पर आपके लिए हम लेकर आए हैं। स्वयं आपको आकलन करना है। लगभग अगर आपके यहाँ पर 65 प्लस प्रश्न अगर सही हो रहे हैं तो आपका यहाँ पर तैयारी बिल्कुल सही चल रही है। आप स्वयं आकलन करेंगे और अपने पर यहाँ पर आप मेरे साथ एक विश्वास करेंगे कि ये जो पेपर हम लोगों ने आपके सामने ला रहे हैं, ये 11 जून को होने वाले पेपर से बिल्कुल ये मानकर चले बिल्कुल मिलता जुलता आपको पेपर देखने को मिलेगा। आप लोग क्या करना है, स्वयं इसका आकलन करना है। सबसे पहला पॉइंट यही है। दूसरा ये है कि यहाँ पर कोई भी ऐसा ना हो कि अगर आप लोगों के 50 नंबर भी बन रहे हैं और वो 65 बता रहा है बाद में, ये चीज़ बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। जितने भी नंबर बनते हैं आप लोग उसका यहाँ पर हमें खुद बताएं, ठीक है। बिल्कुल स्टार्ट करते हैं अब हम। देखो, सबसे पहले आप लोगों के सामने यहाँ पर हमने एक चीज़ लिखी है, मौके बार बार नहीं मिलते हैं, अब की बार वर्दी आपको लानी है। इस चीज़ को आप बिल्कुल मानकर चलें। तो ये बिल्कुल विश्वास रखें, जो हम पेपर लेकर आए हैं वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस चीज़ को आप लोग समझें। सबसे पहले आपके सामने यहाँ पर जो प्रश्न दिए जाएंगे, आप लोग जानते हैं बायोलॉजी सेक्टर से सबसे ज़्यादा प्रश्न देखने को मिलते हैं। तो आपको क्या करना है, बायोलॉजी के क्वेश्चन अच्छे से कर जाने हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने देखने को मिल रहा है कि सबसे छोटी जो जीवित कोशिका है वो कौन सी होती है, ये आपको यहाँ पर बताना है। यदि आप लोगों ने कवक द्रव्य यानी माइकोप्लाज्मा लगाया है तो बिल्कुल वो सही होगा। जिन्होंने भी यहाँ पर माइकोप्लाज्मा लगा रखा है, बिल्कुल वो सही उत्तर आपको देखने को मिल रहा होगा, ठीक है। आगे चलते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। देखो, हम थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे जिससे कि आप लोगों को यहाँ पर कठिनाई नहीं हो, परंतु हम इतनी जल्दी भी नहीं करेंगे कि आपको समझ में ना आए। तो ठीक है, देखते हैं दूसरा प्रश्न। सभी जीव अपनी प्रारंभिक अवस्था में एक कोशिकीय होते हैं। इन निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी कोशिका है? अगर हम इसके अंतर्गत बात करेंगे तो दूसरे का उत्तर आप लोगों का कौन सा हो जाएगा, युग्मज, जिसका भी बिल्कुल यहाँ पर अगर डायगोड अगर देख रहे होंगे, बिल्कुल यहाँ पर आपके सामने डी बिल्कुल सही उत्तर हो रहा होगा। इसके बाद आपका आता है पैरियोटिक, जो आप लोगों की कोशिका है वो कौन सी कोशिका है, इस चीज़ को आपको पता होना चाहिए। जो तीसरे का उत्तर आप लोगों को यहाँ देखने को मिलेगा वो होगा ऐसे जीव जिसकी कोशिका में केंद्रक झिल्लीबद्ध नहीं होती। देखो, आप लोगों को हम लोगों ने कोशिका पूरा अच्छे से करवा दिया है। आप हमारे पहले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं, वहाँ पर हमने सेल को पूरा करवा रखा है। आप यूकैरियोटिक कोशिका और प्रोकैरियोटिक कोशिका के बारे में बिल्कुल अच्छे से पढ़ सकते हैं, वहाँ पर आपको ये विभेद देखने को मिलेगा। आगे चलते हैं। जीवाणु सबसे छोटे जीव में से एक हैं, लेकिन उनका बहुत तेज़ी से गुणन होता है। अनुकूलतम परिस्थितियों में जीवाणु हर 20 मिनट में विभाजित हो जाता है। अगर यही गुणन की दर बिना रुकावट से 24 घंटे तक होती रहे तो एक जीवाणु का द्रव्यमान हो जाएगा, कितना हो जाएगा? तो चौथे का आपके सामने प्रश्न होने वाला है यहाँ पर, जिनका भी डी है बिल्कुल सही उत्तर आपको देखने को मिलेगा। इस चीज़ को आप लोग देख लेना, डी बिल्कुल सही उत्तर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है। आगे चलते हैं। पांचवा प्रश्न है जो आपके सामने मैच द फ्लोइंग के उसमें है। तो यहाँ पर आपको ये बताना है कि जो ऑक्सिन है, जिब्रेलिन है और इथाइलिन है और यहाँ पर जिटेलिन है। मैंने आपसे कहा था प्लांट किंगडम में आपको 3 ही चीज़ें पढ़नी हैं जो इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं आपकी 11th और 12th क्लास से भी। अगर आप ढंग से देख कर जाएंगे तो वहाँ पर आपको बहुत अच्छे से दिया गया है। बहुत सारे विद्यार्थी कह रहे हैं कि सिलेबस में 11th-12th नहीं दिया है, परंतु मैं आपको बता रहा हूँ कुछ प्रश्न आपको 11th-12th से देखने को मिलेंगे, क्योंकि जो प्लांट किंगडम है आप लोगों का यहाँ पर
क्लास 9th से बिल्कुल शुरू हो जाता है। इस चीज़ को आपको पता होना चाहिए। क्लास 10th में उसके कुछ यहाँ पर समूह स्क्रिप्ट देखने को मिलेंगे। 11th में आपको पूरा जो प्लांट किंगडम है वो बिल्कुल अच्छे से बताया गया है। तो मैं बस यही कहना चाहूँगा कि प्लांट किंगडम का आपको 11th से तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर बहुत अच्छे से बताया गया है। जो ये प्लांट किंगडम है, प्लांट किंगडम के अंतर्गत जो प्लांट के हार्मोन हैं उसकी बात की गई है इस वाले जो ये क्वेश्चन है। अगर आप देखेंगे जो ऑक्सिन होता है, ऑक्सिन किसके लिए हो रहा होगा, तो यहाँ पर आपको ये अच्छे से पता होना चाहिए। यहाँ तक आपने निकाल दिया होगा इसका आंसर क्या हो रहा होगा। जल्दी बताएं, 5वें का जल्दी बताएं। जिन लोगों का भी आपको पता होना चाहिए, जो ऑक्सिन है आप लोगों का किसके लिए होता है, फल प्रवर्धन के लिए होता है। इस चीज़ को आपको अच्छे से पता होना चाहिए। यदि हम आपसे बात करेंगे कि जिबरेलिन किसके लिए होता है, जिबरेलिन किसके लिए होता है, तो यहाँ पर आप लोगों का बोल्टिंग जिसने लिखा है बिल्कुल सही उत्तर होगा। इथाइलिन किसके लिए होता है, सब लोग जानते हैं। यहाँ पर इथाइलिन किसके लिए होगा, जो आपका फल को पकाने के लिए या परिपक्व करने के लिए होता है। जो और जिएटिन होता है आप लोगों का कोशिका विभाजन के लिए, जिसका भी यहाँ पर बी आंसर है बिल्कुल सही उत्तर होगा। 5वें का बी जिसका है बिल्कुल सही हो रहा होगा। आगे चलते हैं। यहाँ पर आप लोगों का छठा क्वेश्चन है, कई हड्डियों के दीर्घकण में भाग होने वाला उत्तक कौन सा होगा। इस चीज़ को आप लोग देखें, कई हड्डियों के दीर्घीकरण में भाग लेने वाला जो उत्तक होता है, जो छठे का उत्तर आपका हो जाएगा यहाँ पर उपास्थि, जिसको हम कार्टिलेज कहते हैं। इंपॉर्टेंट होता है। आप लोगों को मैंने यहाँ पर उत्तक का पूरा चैप्टर करा रखा है। आप लोग हमारे प्लेलिस्ट में जाकर क्लास 9th के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। वहाँ आपको उत्तक वाले चैप्टर में ये बिल्कुल देखने को मिलेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। सामान्य अस्थि, ये भी उसी के अंतर्गत आता है, उपास्थि और अस्थि के अंतर्गत। तो ये यहाँ पर लिखा है सामान्य अस्थि वृद्धि प्रभावित होती है, किसके अंतर्गत प्रभावित होगी, ये हमने पहले ही कहा था। ये सब बिल्कुल यहाँ पर दे रहे होंगे। तो इन सभी से सब लोग विटामिन डी मत लगाना। विटामिन ए भी बिल्कुल सही आंसर है, वृद्धि हार्मोन भी बिल्कुल सही आंसर है। तो इन सभी का बिल्कुल यहाँ पर सही उत्तर होगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सामान्य अस्थि यानी हम बोन की बात कर रहे हैं। बोन आपकी सब लोग जानते हैं। विटामिन डी तो बिल्कुल सही है, परंतु उसके बाद विटामिन ए भी सही है और वृद्धि हार्मोन भी सही है। तो इन सभी से बिल्कुल सही उत्तर होगा इसका। आगे चलते हैं। वयस्कों में श्वेत रुधिर कोशिका और लाल रुधिर कोशिका सब लोग जानते हैं। आप लोगों को बस ये बताना है। श्वेत रुधिर कोशिका का तो मैं बता देता हूँ आपको, 3 से लेके कहीं कहीं पर 2 से लेके 5 दिन तक होता है इसका जो टाइम पीरियड होता है, परंतु इसका कितना होता है जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन पर बताएंगे। लाल हृदय जो कोशिका हैं जिनको आरबीसी कहते हैं, आरबीसी आपकी कितने दिन तक जिंदा रहती हैं और इनका निर्माण कहाँ होता है, कमेंट सेक्शन पर आप ये बताएंगे। अब ये क्या कह रहे हैं, अगर हम बात करेंगे तो हमारे शरीर में 2 यहाँ पर रक्त कोशिकाएं यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी। एक तो देखने को मिल रही है आपको श्वेत रुधिर कोशिका, जिसको हम WBC कहते हैं। WBC आपकी प्रतिरक्षा के लिए होती है। लाल रुधिर कोशिकाएं आपके जितने भी बॉडी में अंग होते हैं उनके लिए क्या कहते हैं, नियंत्रण करने के लिए, और अगर हम बात करें उनको सुचारू रूप से चलाने के लिए लाल रुधिर कोशिकाएं होती हैं। उनकी रक्षा करने के लिए श्वेत रुधिर कोशिकाएं होती हैं। अगर यहाँ पर बात की है इनका अनुपात कितना होता है एक वयस्क के शरीर के अंतर्गत, तो 8वें का जो उत्तर होगा आपका क्या हो रहा होगा, यदि आपने 1/700 लगा रखा होगा, बिल्कुल सही उत्तर होगा उसका बी। यहाँ पर इस चीज़ को देख लेना, ये महत्वपूर्ण है, 8वें का बी। ठीक है, आगे चलते हैं। जो मजदूरी कड़ी मेहनत करते हैं, जो मजदूर लिखा है, सॉरी ये मजदूर होगा। जो मजदूर कड़ी मेहनत करते हैं उनकी हथेलियों और तलों पर मोटी त्वचा बन जाती है, जिसकी वजह से, ये आपको पता होना चाहिए, महत्वपूर्ण है ये वाला प्रश्न, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये आपने भी यहाँ पर देख रखा होगा। तो 90 का उत्तर क्या होगा, जिनका यहाँ पर इसका उत्तर होगा बाह्य त्वचा द्वारा। इस चीज़ को आप लोग देख लेना, 90 का आपका बाह्य त्वचा द्वारा होगा। आगे चलते हैं। चमड़ा निकाला जाता है, चमड़ा निकाला जाता है, किससे निकाला जाता है, इस चीज़ को आप लोग देखेंगे। 10वें का उत्तर आपका होगा यहाँ पर सिर्फ चर्म द्वारा। इस चीज़ को देख लेना, चर्म द्वारा इसको निकाला जाता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ऐसे प्रश्न आपको थोड़ा सा भटका सकते हैं। तो चमड़ा निकाला जाता है सिर्फ चर्म से। अधिचर्म मत करना, अवक्त नहीं मत करना, या अवक्त मत करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चीज़ मैं पहले बता रहा हूँ, चर्म से निकाला जाता है। ठीक है, मेन है आपका इनेमल। इनेमल आपको पता है सबसे कठोर भाग है मानव शरीर के अंतर्गत, तो ये पता होना चाहिए। ढकता है, किसको ढकेगा ये बताएं, दंत शिखर को सब तरफ से, डेंटिन को या सिस्टेमेंट ये बताएं इसको, या आपके सीमेंटम और
अधिकांश रूप से डेंटिन को। जल्दी बताएं 11वें का उत्तर आपका क्या हो रहा होगा। जिन्होंने भी दंत शिखर लिखा है उसका सही उत्तर आएगा यहाँ पर 11वें का। ठीक है, आगे चलते हैं। अपना आकलन आप स्वयं करते रहेंगे। जल्दी जल्दी करवाने का एक ही है कि आप इस क्वेश्चन को सिर्फ पढ़ें। यदि आपको आते हैं तो आप उसको करते चलें, नहीं आते हैं तो उस पर आप लोगों को टिक लगाना है, टॉपिक पकड़ना है कौन से टॉपिक से आपको नहीं आता। देखो मॉक टेस्ट आपको यही सिखाता है, जो प्रश्न आते हैं उन पर ज़्यादा गौर ना किया जाए, जो प्रश्न नहीं आते हैं उन क्वेश्चन को आप एक कॉपी पर लिखें और कल पूरे दिन भर करें। मैं पूरे 2 या 3 दिन आपको देता हूं एक मॉक टेस्ट में। मानकर चलें आज से हमने 4 दिन पहले एक मॉक टेस्ट डाला है, उसके बाद हम यहाँ पर 4 दिन आपको दे रहे हैं इस पूरे मॉक टेस्ट को समझने के लिए। उसके साथ हम आपको पीडीएफ भी देते हैं अपने टेलीग्राम पर। तो ये मानकर चलें आप लोग अगर पीडीएफ से हमारे साथ बिल्कुल चल रहे हैं और हमारे जितने भी कोर्स का जो पीडीएफ है वो भी आपके पास पड़ी हुई है, आपने 9-10 को पढ़ा हुआ है, तो ये बिल्कुल आपके लिए एग्ज़ाम यहाँ पर निकलने के कगार पर होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। भेड़ के चारे में सेलुलोज का पाचन उत्पादन होता है, किसके अंतर्गत होगा। 12वें का यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर वसीय अम्ल इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। 13वें का उत्तर है अगर आधे पके आलू खा लिए जाएं तो वह पचते नहीं हैं, क्यों। क्योंकि आपको पता होना चाहिए क्यों नहीं पचते हैं। तो 13वें का उत्तर आप लोगों का हो जाएगा आधे पके आलू में स्टार्च के कण पर सेलुलोज की परत चढ़ी रहती है जो नहीं पचती। ठीक है, आगे चलते हैं। ये मत कहना जल्दी जल्दी पढ़ा रहे हैं, इसका रीजन इतना ही है, टाइम कम है, ज़्यादा से ज़्यादा आपको पढ़ना है, इसलिए रिवीजन भी कर सकें इसलिए थोड़ा जल्दी जल्दी कर रहे हैं, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं आपका। 14वें की अगर हम बात करते हैं तो पकने से पूर्व फल गिरने से फसल का काफ़ी नुकसान होता है, इसे रोका जा सकता है। तो 14वें का उत्तर आपका होगा ऑक्सीन के छिड़काव से। यदि आप ऑक्सीन का छिड़काव करते हैं तो पकने से पूर्व फल गिरने से पहले फसल काफ़ी नुकसान हो जाता है, उसको हम रोक सकते हैं किस हार्मोन के द्वारा, ऑक्सीन। इस चीज़ को आप लोग देख लेना। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कार्बन मोनोऑक्साइड कोयले गैस का प्रवर्तन अत्यंत हानिकारक है और इसके कारण मरीज मर भी जाता है, क्योंकि। तो 15वें का उत्तर आप लोगों का यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होगा COHB एक स्थिर है, इस चीज़ को देख लेना, ये महत्वपूर्ण है। COHB एक स्थिर पदार्थ है जो रक्त के साथ ऑक्सीजन परिवहन की क्षमता को नष्ट कर देता है और जिससे कि इंसान की मृत्यु हो जाती है, चीज़ को आप लोग देख लेना। आगे चलते हैं। हृदय की मरमर का कारण है, हृदय की जो मरमर का कारण है क्या हो जाएगा यहाँ पर 16वें के उत्तर। तो यहाँ पर आपका होगा कपाट की में लीक होने का कारण इसका होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगर मस्तिष्क का रक्त प्रवाह निम्नलिखित में से अधिक समय तक रोक दिया जाए तो अचेत हो जाते हैं। कितनी देर में हम अचेत हो जाएंगे, यानी कितनी देर में, ये मानकर चले अचेत का मतलब होता है जब हम कोमा का सिचुएशन कहते हैं। तो कोमा की सिचुएशन कितने टाइम पर आ जाएगी यहाँ पर। तो 17वें का उत्तर आप लोगों का यहाँ पर होगा 5 सेकंड के अंतर्गत। ठीक है, अचेत को आप लोग यहाँ पर मृत घोषित नहीं कहेंगे, इसको कोमा की स्थिति कही जाती है, 5 सेकंड के अंतर्गत आ जाता है। ठीक है, आगे चलेंगे। इनमें से कौन सी कोशिकांग श्वसन क्रिया से संबंधित होती है, महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको हम इम्पोर्टेंट कहेंगे। प्रश्न यही बनकर आते हैं इन सब में से, इनमें से कौन सा ऐसा कोशिका का अंग होता है जो श्वसन क्रिया में यहाँ पर संबंधित होगा, इस चीज़ को आप लोगों को बताना है। तो 18वें का आप लोगों का क्या हो जाएगा, जिन्होंने भी माइटोकांड्रिया लिखा है बिल्कुल सही उत्तर होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। एक कोशिका अंग को कभी कभी आत्मघाती थैली भी कहते हैं, क्योंकि उसमें से ऐसे एंजाइम होते हैं जो कोशिका घटकों या पूरी कोशिका का अपघटन कर सकते हैं। ऐसे कोशिकांग निम्नलिखित में हैं। 19वें का उत्तर क्या होगा, 19 का ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। लाइसोसोम इसका सही उत्तर होगा। जैसे ही आत्मघाती शैली आएगा आप उसको लाइसोसोम कर रहे होंगे। ठीक है, मैंने ये भी पूरा सेल वाला चैप्टर करा रखा है, कृपया करके आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, वहाँ आपको बिल्कुल एक एक क्वेश्चन मैंने अच्छे से करवाए हैं। ठीक है, बात करते हैं 20वें प्रश्न की। तो 20वां प्रश्न क्या कहता है, चिकित्सा विज्ञान की एक नई तकनीक जो नॉन इन्वेस्टिव है, विकिरणों का उपयोग नहीं करती और जो रासायनिक विश्लेषणों में अत्यधिक समय गवाए बिना जैव रासायनिक सूचनाओं को इकट्ठा करती है, वह तकनीक यहाँ पर कौन सी देखने को मिलती है। ये सारी की सारी आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, इस चीज़ को आप लोग देख लेना। तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे 20वें प्रश्न की, तो 20वें का प्रश्न का जो उत्तर होगा वो आपका MRI हो रहा होगा, इस चीज़ को आप लोग देख लेना। इसकी फुल फॉर्म इन सब की आप लोगों को पढ़ लेनी चाहिए। ठीक है, सिटी स्कैन क्या होता है, ये चीज़ें भी आपको सब अच्छे से पता होना चाहिए। तो हम MRI की फुल फॉर्म की बात करते हैं, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग इसका उत्तर होता है, इस चीज़ को आप लोग देख लेना। 21वें की बात करेंगे, ताजे निकले सूत्र में कोई खाद
कोई खास गंध नहीं होती, लेकिन कुछ समय बाद उसमें अमोनिया जैसी तेज गंध निकलती है। क्योंकि आपको पता है जब आपके टॉयलेट से यहाँ पर अमोनिया जैसी गंध निकलती है, या आपने प्रैक्टिकल भी देख रखे होंगे ये चीज़ें, तो आपको पता भी होगा क्यों निकलती है, इसका रीज़न क्या होगा। 21वें का यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो जीवाणु द्वारा यूरिया अमोनिया में बदल जाता है। जैसे ही आपको पता है अमोनिया, आपने NH3 पूरा अच्छे से कर रखा होगा, NH3 का जब यहाँ पर आयन निकल जाता है तो वही आप लोगों को क्या कर रहा होता है, यहाँ पर गंध दे रहा होता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्लोरोफिल प्रकाश संश्लेषण की दर से संबंध नहीं है, इस कथन का प्रतिपादन किसने किया था। ऐसे प्रश्न आपको भटकाते हैं, तो ऐसे प्रश्न को मैं कहता हूं आप नहीं आते हैं तो उनको स्किप कर कर चलें, क्योंकि कुछ प्रश्न आप लोगों को नहीं आते होंगे तो आप लोग उनको भी टिक लगाते हैं, वो गलत हो जाते हैं, वो आपके नेगेटिव मार्किंग का कारण बनते हैं। ऐसे प्रश्न यदि आते हैं तो ही टिक लगाएं। मैं अगर अपने इससे कहूँगा तो आप लोगों को ऐसे प्रश्न नहीं करने चाहिए। इन प्रश्नों को आप लोग तुक्का मार के मत आएँ, यदि आते हैं तो ही करें, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्लोरोफिल प्रकाश संश्लेषण की दर से संबंधित नहीं है, यह कथन किसका होगा। अगर हम बात करेंगे तो 22वें का उत्तर यहाँ पर टेटर बिल्कुल सही उत्तर होगा। टेटर यहाँ पर टेटर और स्टॉल द्वारा ये कहा गया था, इस चीज़ को आपको पता होना चाहिए। डी इसका सही उत्तर है। ब्रषण आप लोग सब जानते हैं क्या होता है। 23वें की बात करेंगे, समानता ब्रषण कोश में निम्नलिखित समय में उत्तर आते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। उत्तर आते हैं किसके अंतर्गत आएंगे, जल्दी बताएं। 23वें का उत्तर क्या होगा यहाँ पर, ये जन्म के समय। याद रखना, इंपॉर्टेंट है, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, ऐसे ही प्रश्न देखने को मिलेंगे। और क्या लिखा है, रजोनिवृत्ति साधारणतः निम्नलिखित आयु में होती है, जल्दी बताएं। ये सबको पता है, ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आप लोग यहाँ पर स्वयं करके जाएं तो ही आप इन चीज़ों को सीख सकते हैं। पढ़ना पड़ता है। 10th क्लास की आप लोगों ने अगर पूरी यहाँ पर साइंस का बायोलॉजी चैप्टर पढ़ा है तो वहाँ आपको रजोनिवृत्ति के बारे में पता होगा। तो आपको बताना है ये किस आयु में होती है। तो 24वीं की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर डी 45 से 50 की उम्र में यहाँ पर देखने को मिलेगी, ठीक है। आगे चलते हैं। मानवों में अंडाशय पुटक मासिक चक्र के प्रारंभ में से निम्नलिखित कितने दिनों में परिपक्व हो जाते हैं, ये आपको अच्छी तरह पता होना चाहिए। मेन चीज़ क्या है, देखो बायो में कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आप लोगों के लिए समानता बेसिक होंगे, और वो आपके लिए यहीं पर मेन चीज़ ये है कि कुछ क्वेश्चन देखो कितने मिलते जुलते हैं, 5 से 7, 7 से 9, 10 से 14। यदि आते नहीं हैं तो आप लोग वहाँ गलत हो जाएंगे और यहीं पर नेगेटिव मार्किंग होती है। तो मेन चीज़ क्या है, आपको ये सारी चीज़ें पढ़ के जानी है, कितने समय में क्या क्या चीज़ें होती हैं। जैसे इसमें लिखा है, मानव में जो अंडाशय पुटक मासिक चक्र के प्रारंभ में निम्नलिखित दिनों में परिपक्व होते हैं, कितने दिनों में होंगे। तो 25वें का उत्तर आप लोगों का क्या होगा, यहाँ पर जिन्होंने भी 10 से 14 दिन लगाया है बिल्कुल सही उत्तर हो रहा होगा, ठीक है। आगे चलते हैं। मनुष्य के कंकाल में कुल कितनी अस्थियां होती हैं, ऐसे प्रश्न भी बहुत बार देखने को मिलते हैं। 26वें का जो उत्तर आपको देखने को मिलेगा 206, जिन्होंने कहा है बिल्कुल सही है। अब मैं कहता हूं आप लोगों से, जो बच्चा जन्म लेता है उसके कितने हड्डियां होती हैं, जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन पर बताएंगे। जो जन्मजात, जो मतलब जन्म से जो पैदा हुआ बच्चा होता है, जिसको हम नवजात बच्चा कहते हैं, उसकी कितनी हड्डियां होती हैं ये आपको पता होना चाहिए। मानव शरीर में तो 206 होती हैं, ये हमने वयस्क की बात की है, यहाँ पर हम बच्चों की बात कर रहे हैं, तो आपको कमेंट सेक्शन पर बताना है। कान की अस्थियों की कुल संख्या कितनी होती है, 27वें की बात करते हैं। तो ये प्रश्न बहुत नॉर्मल हैं, ये स्टैटिक प्रश्नों में आते हैं, ये प्रश्न आपको पता होनी चाहिए। कितनी पसलियाँ होती हैं क्या, और अगर यदि हम आपसे बात करेंगे तो हमारे मुख में कितनी हड्डियाँ होती हैं, जो हमारा पूरा मुख है उसमें कितनी हड्डियाँ होती हैं, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। कान की अस्थियों की कुल हड्डियों की जो संख्या है कितनी होगी, 27वें की बात करते हैं। दो जिनका भी 6 आंसर है बिल्कुल सही उत्तर होगा, इस चीज़ को आप लोग देख लेना, ये महत्वपूर्ण है। ऐसे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं, 27वें का प्रश्न आगे चलते हैं। इसके बाद अगर हम देखते हैं तो निम्नलिखित में से मछली में साल्क नहीं होते, किस मछली यहाँ पर साल्क नहीं होंगे, ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है। 28वें का उत्तर आपका क्या होगा, यहाँ पर जिन्होंने भी कैटफिश लगाया है बिल्कुल सही उत्तर होगा, ये मानकर चलें। देखो यहाँ पर आपके लिए जल्दी जल्दी करवाया जा रहा है, इसका रीज़न इतना है, एक बार देखो हम इसको 30 मिनट में पूरा कर लेंगे, 1 घंटे में आप इसको दोबारा देख सकते हैं। जो जो क्वेश्चंस आपको नहीं आए हैं उनको आप लोग टॉपिक बना लें, वही टॉपिक से आप लोगों को वहाँ पर भी नहीं आएंगे, इसलिए ही आपको पहले से पढ़कर जाने हैं ये सारे टॉपिक जो इस मॉक टेस्ट में आपको नहीं आए थे। क्योंकि ये वादा करिए जो आपको यहाँ प्रश्न बन गया वो पेपर में भी बनकर जाएगा। मॉक टेस्ट से यही आप सीखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन आपको नहीं आ रहे हैं, जो नहीं आ रहे हैं उनकी एक अलग लिस्ट बना लें। इसलिए आप लोगों को 20 मॉक टेस्ट लगाने चाहिए। 20 मॉक टेस्ट में ये मानकर चलें, यदि एक मॉक टेस्ट में आपके पास 30 टॉपिक आ गए
तो और 20 की यदि हम बात करते हैं तो 600 टॉपिक आपके पास आ जाते हैं। और ये 600 टॉपिक वो होते हैं जो आपको नहीं आते थे और आपने मॉक टेस्ट से सीख लिए। इसलिए जितने ज़्यादा मॉक टेस्ट आपके हो जाएं और उनसे आप लोग कितनी जल्दी उन क्वेश्चंस को निकाल लेते हैं जो आपको नहीं आते, यदि आप वो कर लेंगे तो ये बात मानकर चलें आपका एग्ज़ाम बहुत आराम से निकल सकता है। अभी भी आपके पास यहाँ पर 45 से ज़्यादा दिन हैं, ये मेरी बात मानकर चलें। पूरे आपके पास 45 दिन हैं, इसको आप अच्छे से गवाएं नहीं, अच्छे से पढ़ते रहें हमारे साथ। हम लोग यहाँ पर 2-2 3-3 दिन में मॉक टेस्ट लेते हैं। आपको 15 मॉक टेस्ट हम खुद ही प्रोवाइड करवा देंगे, PDF आपको टेलीग्राम में मिल जाएगी। ठीक है, आगे चलते हैं। ज़्यादातर मछलियाँ जल में इसलिए नहीं डूबती क्योंकि उनमें होते हैं, क्या होते हैं जल्दी बताएं, क्या होते हैं उनके अंतर्गत जो इसके कारण ये नहीं डूबती हैं। तो यहाँ पर आप बात करेंगे वातावस्य, याद रखना, स्विम ब्लैडर इनके अंतर्गत होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। मानव ऐसे सरीसृप यानी रेप्टाइल आपको पता होने चाहिए जिनके विशिष्ट जबड़े अपने से कई ज़्यादा बड़े व्यास में अंडे और अन्य शिकार आसन से निगल जाते हैं। जल्दी बताएं किसके अंतर्गत होंगे ये, कौन से सरीसृप के अंतर्गत ये हो रहा होगा, जल्दी बताएं, ये महत्वपूर्ण है। 30वें का अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आपका सांप अगर बिल्कुल सही उत्तर होगा, इस चीज़ को आप लोग देख लेना। ठीक है, सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा है, ऐसे प्रश्न भी पूछे जाते हैं। सबसे छोटे पक्षी का नाम क्या है, सबसे बड़ा अंडा कौन से पक्षी देता है, ऐसे प्रश्न आपके उसमें बनते हैं। तो आपको पता होना चाहिए 31वें का जो आपका है उत्तर, यहाँ पर जिन्होंने भी शुतुरमुर्ग लिखा है बिल्कुल सही उत्तर है, इस चीज़ को आप लोग देख लेना। अंडे देने वाले स्तनधारी हैं कौन से हैं, जल्दी बताएं। 32वें का उत्तर आप लोगों का जिन्होंने भी डक बिल्ड प्लेटिपस लिखा है बिल्कुल सही उत्तर होगा, ये देख लेना, ये अंडे देने वाले हैं स्तनधारी, इस चीज़ को देख लेना। ठीक है, आगे चलते हैं। जिस नर वानर में पूंछ नहीं होती वह है, कौन सा होगा जल्दी बताएं। जिस नर वानर में पूंछ नहीं होगी वो कैसा होगा। 33वें का उत्तर आप लोगों का यहाँ पर लॉरिस जिन्होंने लिखा है बिल्कुल सही उत्तर होगा। 34वें की बात करते हैं। जीवाणु भेजी होते हैं, जीवाणु भेजी यहाँ पर कौन सा प्रश्न आएगा। यहाँ पर आप लोगों को जीवाणु भेजी जो 34वें का प्रश्न है वो आप लोगों का यहाँ पर बिल्कुल डी जिन्होंने लिखा है सही है। जीवाणु को संक्रामित करने वाले विषाणु बिल्कुल सही है, जीवाणु भेजी इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। जिस वैज्ञानिक ने सबसे पहले विषाणु को शुद्ध क्रिस्टलीय रूप में अलग किया उसे इस कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार भी मिला। देखो किन किन को नोबेल पुरस्कार अभी तक मिला हुआ है, बायोलॉजी में, केमिस्ट्री में और आप लोगों के फिजिक्स में। ये मानकर चलें दो प्रश्न आपके नोबेल प्राइज़ से आने वाले हैं। एक तो नोबेल प्राइज़ का वो प्रश्न जो आपको अभी हाल ही में 2022 दिसंबर में दिया गया है, 10 दिसंबर को ये दिए जाते हैं, आपको पता होने चाहिए। एल्फ्रेड नोबेल के नाम पर दिए जाते हैं, उनकी संपत्ति दी जाती है नोबेल पुरस्कार के अंतर्गत। तो इस बार 2022 में किन किन को मिले, इन तीनों में आपको अच्छे से पढ़कर जाना है। कोई इकोनॉमी का नहीं पढ़ना, सिर्फ बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स का देखकर जाएंगे। और जितने आप लोगों को पुराने हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री और इसके, वो आपको कर जाने हैं। भारत में जिन जिन को इनमें मिला है उसको ज़रूर देखकर जाना, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। प्रश्न आपके सामने जो 35वें का है, इसका आंसर क्या हो रहा होगा। 35वें का आंसर WM स्टैनले बिल्कुल सही उत्तर इसका हो रहा होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अनुवांशिकी का वर्तमान ज्ञान काफ़ी कुछ ई कॉली जीवाणु से प्राप्त हुआ है। अगर इस जीवाणु का नमूना इकट्ठा करना हो तो कहाँ से मिलेगा। 36वें का उत्तर आप लोगों का मानव के आंत से मिलेगा, इस चीज़ को आपको पता होना चाहिए, ये इम्पॉर्टेंट है। आगे चलते हैं। आप लोगों का यहाँ पर जो 37वां प्रश्न है। एक जीवाणु का हर मिनट में विभाजन होता है और 1 घंटे में 1 कप भर देता है, आधा कप भरने में कितना समय लगेगा। ये भी इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अगर आप बिल्कुल इसको दिमाग से देखेंगे तो ये आपको रीजनिंग का प्रश्न भी देखने को यहीं से ऐसे देखने को मिल जाते हैं। परंतु ये महत्वपूर्ण, एक जीवाणु में हर मिनट में विभाजन होता है और 1 घंटे में 1 कप भर देता है, तो आधा कप भरने में कितना समय लगेगा। 37वें का उत्तर आप लोगों का क्या देखने को मिलेगा, जल्दी बताएं। ये महत्वपूर्ण है, ऐसे प्रश्न आपको 30 मिनट नहीं लगाना है, 59 मिनट इसका सही उत्तर हो रहा होगा, इस चीज़ को देख लेना, ये महत्वपूर्ण है। ठीक है, आगे चलते हैं। एंजाइम संश्लेषण पर अपने नियंत्रण द्वारा जीन अनुवांशिकी का नियंत्रण करते हैं और एक जीन सिर्फ एक एंजाइम का संश्लेषण ही नियंत्रित करता है। एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत किसने दिया था।
38वें का उत्तर अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर बीडल और टेटम द्वारा दिया गया है। ये भी मैंने आपको अपने PDF में प्रोवाइड करवाया है। अगर आपने PDF नहीं ली है, मैं अभी भी बोल रहा हूँ 30 अप्रैल तक आप लोगों को लास्ट वो PDF मिलेगी, उसके बाद वो नहीं मिलने वाली है। ये पूरा पेड है, इस चीज़ को आप लोग देख लेना। मैंने पहले ही बताया था, वहाँ पर आप टेलीग्राम पर जाइए। टेलीग्राम में जो विद्यार्थी हमारे साथ जुड़े हैं और जिन्होंने ये PDF ले ली है, आप उनसे पूछ सकते हैं उनके लिए कितने फ़ायदेमंद ये हो सकती है। ये एग्ज़ाम के बाद वो खुद ही आप लोगों को हमारे चैनल पर बता देंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। आनुवांशिकी की आधारभूत इकाई जीन का सबसे पहले प्रयोगशाला में संरक्षण किया था, किसके अंतर्गत किया जाएगा? 39वें का अगर हम बात करेंगे तो ऑर्थर कार्नबर्ग के द्वारा ये किया जाएगा। आगे चलेंगे। गैगर मेंडल को आधुनिक आनुवांशिकी का जन्मदाता माना जाता है क्योंकि उसने आनुवांशिका के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। उसने निम्नलिखित प्रयोग किए थे, किसके ऊपर किए थे? तो ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर आप लोगों का उत्तर ये आप स्वयं देंगे, सब लोग जानते हैं। 40वें का उत्तर मटर का पौधा, जिन्होंने कहा है, बिल्कुल सही उत्तर है। 41वें प्रश्न की बात करते हैं। गुणसूत्र के उस युगल को जो मनुष्य के लिंग का निर्धारण करता है लिंग गुणसूत्र कहते हैं। अन्य गुणसूत्रों को कहते हैं, क्या कहते हैं? जल्दी बताएं, महत्वपूर्ण हो जाते हैं। 41वें का जो आपका होगा अलिंग सूत्र यानी ऑटोजोम, इसका सही उत्तर हो रहा होगा। ठीक है, इसको भी इम्पोर्टेंट मानेंगे। निम्न में से कौन सी बीमारी या बीमारियां आनुवांशिक हैं? मैंने आपको अभी बीच में ये पूरे करवा दिए हैं। जितने भी प्लांट डिजीज़ हैं ये मैंने आपको पूरे करवा दिए। पादप जितनी भी बीमारियां हैं, जंतु जितनी बीमारियां हैं, मानव के अंतर्गत जितनी भी बीमारियां हैं, ये मैंने पूरी करवा दी हैं। आप प्ले लिस्ट में जाकर देखिए, वहाँ आपको देखने को मिलेगा कौन सी आनुवांशिक बीमारी है। तो 42वें का उत्तर यहाँ पर उपरोक्त में सभी जिन्होंने कहा है बिल्कुल सही उत्तर होगा। एक श्वेत वर्ण स्त्री एक काले पुरुष से विवाह करती है, उसके 4 बच्चे होते हैं, 2 लड़के और लड़कियाँ। किस समानुपात में यह बच्चे काले होंगे? ये प्रश्न इम्पॉर्टेंट है, ये आपका 10th क्लास का प्रश्न है, लिंग निर्धारण वाला प्रश्न है, आपको पता होना चाहिए। वर्ण स्त्री की बात की गई है, काले पुरुष के साथ उसकी शादी की गई, 4 बच्चे हुए, 2 बच्चे लड़के निकले, 2 लड़कियां निकली। किस अनुपात में यह बच्चे काले निकलेंगे, ये आप लोगों को पूरा अच्छी तरह पता होना चाहिए। यदि नहीं पता है तो आप लोग मुझे कमेंट कीजिए, ये मैं पूरा वाला जो आपका लेसन है इसको मैं एक बार पूरा करवा दूंगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है और ऐसा प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। 43वें का उत्तर जिन्होंने लिखा है कोई नहीं, वो बिल्कुल सही उत्तर होगा, इस चीज़ को मानकर चलें। ठीक है, यहाँ पर कोई भी % नहीं होगा। कुछ मानव रोग आनुवांशिक तौर पर नियंत्रित होते हैं, यह सबसे पहले निम्नलिखित में प्रमाणित किया गया था। किसने किया था? तो यहाँ पर बी बिल्कुल सही उत्तर है, A.E. गेरार्ड द्वारा किया गया है। आगे चलते हैं। इनमें से कौन सी बीमारी आनुवांशिक द्वारा नियंत्रित होती है? कौन सी बीमारी होगी? 45वें की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर एक्टेटोन्यूरिया, याद रखना ये इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को इंपॉर्टेंट समझें। ये बीमारी आनुवांशिक द्वारा नियंत्रित होती है। अमेरिका के एक विख्यात कोर्ट केस में एक औरत ने हॉलीवुड के फिल्म अभिनेता पर बच्चे के पालन के लिए यह कहकर मुकदमा कर दिया कि वह उस बच्चे के पिता हैं। रक्त परीक्षण से पता चला कि स्त्री वर्ग A बच्चे का B है और फिल्म अभिनेता का O था। जज ने मौजूद सबूतों के आधार पर फैसले स्त्री के हक में किया। उस फिल्म अभिनेता को बच्चे का खर्च देने का आदेश दिया। अगर आप जज होते तो केस का निर्णय कैसे करते? ये महत्वपूर्ण है, इस चीज़ को आप लोग देख लेना। ऐसे प्रश्न आपके उसमें आ सकते हैं, आप इसको छोड़ आएंगे, परंतु आपने अगर लूसेंट की बुक भी अगर पढ़ी होगी तो वहाँ पर रक्त का निर्धारण करते हुए बच्चों का, यहाँ पर एक तरफ रक्त दिया है माँ का, एक तरफ पिता का, उससे होने वाली संतानें आपको दे रखी हैं। वो अगर आपने नहीं पढ़ा है तो ये आपका प्रश्न नहीं हो सकता। इसलिए यहाँ पर 46वें का उत्तर अगर हम बात करते हैं तो 46वें का उत्तर क्या हो जाएगा? अगर यहाँ पर हम जज होते तो यहाँ पर क्या होता? याचिका खारिज करते, क्योंकि वह आदमी बी रक्त वर्ग वाले बच्चे का पिता नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? उस सारणी के द्वारा हम लोगों ने बताया। यदि वो सारणी आपको आती होगी तो ही आप लोग इसका उत्तर दे सकते थे। अगर किसी पुराने वृक्ष को आड़ा काटा जाए तो वृद्धि चक्र, आपको पता है
वृक्ष को अगर काटा जाता है तो जो जितने उस पर चक्र होते हैं उससे उसकी आयु मापी जाती है। वृद्धि चक्र साफ दिखाई देते हैं। उस पेड़ की आयु चक्र गिनकर पता लगाई जा सकती है। यह चक्र सबसे पहले स्पष्ट दिखाई देते हैं। किस किस पादपों के अंदर दिखाई देंगे? तो 47वें का उत्तर यहाँ पर शीतोष्ण पादपों के अंतर्गत दिखाई देते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। कुछ आर्कटिक और एल्पाइन क्षेत्रों में बर्फ लाल दिखती है। यह लाल बर्फ का कारण है। मैंने ये इम्पोर्टेंट बहुत बार बताया है। लाल सागर भी किसके कारण लाल हुआ है, ये भी प्रश्न मैंने पूरा अपने क्या कहते हैं, जब मैं आप लोगों को कोशिका करवा रहा था, कवक करवा रहा था, तब मैंने आपको ये सारी चीज़ें पढ़ाई थी, सवाल पढ़ा रहा था। तो वहाँ पर आपको बिल्कुल अच्छे से पता होना चाहिए यदि आपने जैव विविधता वाला मेरा चैप्टर देखा होगा। कुछ यहाँ पर अगर हम 48 की बात करेंगे तो जिन्होंने एक शैवाल की वृद्धि यहाँ पर जिन्होंने लिख रखा है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे चलेंगे। ज़्यादातर उच्च वर्गीय पादप वातावरणीय नाइट्रोजन गैस का उपयोग करने में असमर्थ होते हैं, इसलिए हर साल करोड़ों रुपए के नाइट्रोजनी उर्वरक इनमें डाली जाती है। लेकिन इनमें से एक वर्ग पादप वातावरणीय नाइट्रोजन का इस्तेमाल कर मिट्टी को उपजाऊ बनाते हैं। यह वर्ग किसके अंतर्गत आएंगे? इंपॉर्टेंट हैं। देखो, मैं आज आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, पिरामिड वाले से भी आपके क्वेश्चंस आते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र, जिसको हम इकोसिस्टम कहते हैं, इकोसिस्टम से आपके 5 प्रश्न देखने को मिलेंगे और ये इम्पॉर्टेंट हैं और बहुत आसानी से सारे के सारे किए जा सकते हैं। इकोसिस्टम पर आप लोगों के लिए बहुत जल्दी एक वीडियो बनने वाली है। 2 घंटे में हम पूरे इकोसिस्टम को कंप्लीट कर देंगे। लगभग इसके अंतर्गत 10 टॉपिक होते हैं, वो पूरे 10 टॉपिक हम पूरे समझा देंगे 2 घंटे के अंतर्गत। ठीक है, ज़्यादातर यहाँ पर अगर हम बात करेंगे, जो 49 का आंसर होगा क्या हो जाएगा यहाँ पर? बी जिन्होंने लिखा है फलियाँ, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इस चीज़ को देख लेना। आगे चलते हैं। 50वां प्रश्न है, फ्लोरिडा के पश्चिमी तट पर अक्सर लाल ज्वार आता है जिसकी वजह से करोड़ों मछलियां मर जाती हैं। ऐसे ज्वारों का कारण क्या होता है? तो यहाँ पर ज्वारों के कारण की बात की गई है। लाल शैवाल होते हैं या लाल डाइनोफ्लेजिलेटस होते हैं, लाल रंग के औद्योगिक बाही स्राव होते हैं, या नीले हरित ब्लू ग्रीन शैवाल का लाल रंग का वर्णक होता है। जल्दी बताएं, इसका उत्तर क्या हो जाएगा यहाँ पर? बिल्कुल, जिन्होंने भी यहाँ पर लाल डाइनोफ्लेजेलेटस लिखा है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा उसका। ठीक है, 51 की बात करते हैं। नौरी सैकड़ों वर्षों से एक पसंदीदा जापानी खाद्य है, ये आपको पता होना चाहिए। नौरी, यह निम्नलिखित से प्राप्त किया जाता है। 51वें का उत्तर क्या है? और इसका निर्यात भी बहुत ज़्यादा किया जाता है। आपको ये बताना है किस देश से जापान में सबसे ज़्यादा ये निर्यात किया जाता है। नौरी की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो नौरी के अंतर्गत यहाँ हम देखेंगे तो 51वें का उत्तर आपका, जिन्होंने बी लिखा है लाल शैवाल, इम्पॉर्टेंट है, इसलिए बहुत ज़्यादा बिकते भी हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। चाय की लाल किट रस्ट कहते हैं जिसे बीमारी निम्नलिखित से होती है, किसके कारण होती है मानवों में? जल्दी बताएं। जीवाणु, कवक, हरे शैवाल या विषाणु? तो 52वें का उत्तर आप लोगों का क्या होगा? जिन्होंने हरे शैवाल लिखा है बिल्कुल सही उत्तर है। अब आपको पता है लाइकेन एक किसके अंतर्गत बनता है, किसके कारण बनता है? एक शैवाल। और दूसरा जीव कौन सा होता है जिसके सहबाजी, सहचर्य, जिसको सिम्बायोटिक एसोसिएशन कहते हैं, किसके कारण बनता है लाइकेन? आपको पता होना चाहिए। लाइकेन आपका यहाँ पर 53वें का जो उत्तर होगा, शैवाल और कवक के कारण बनता है, यह महत्वपूर्ण हो जाएगा। कुछ पादप निषेचन के बिना फलोत्पादन करते हैं, इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ये भी पता होना चाहिए। देखो, पादप के अंतर्गत मैं दोबारा बता देता हूँ, पादप के जितने भी प्रकार हैं उनके सारे उदाहरण इम्पॉर्टेंट हैं। अगर मैं बात करूँगा, इनकी जनन जो क्रियाएं होती हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं, इनके आप लोगों के हार्मोन इम्पॉर्टेंट हैं, ये बिल्कुल मानकर चलें। ठीक है, ऐसे ही करके आपको मानव जगत भी जाना है। ठीक है, जंतु जगत जिसको कहते हैं, उसके अंतर्गत भी ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है, उनकी जनन क्रियाएं पढ़नी हैं, ये सारी इंपॉर्टेंट होती हैं। कुछ पादप जो निषेचन के बिना फलोत्पादन करते हैं, ये प्रक्रिया यहाँ पर कौन सा उत्तर हो जाएगा? जिन्होंने और निषेचक फलन कहा है, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। लिटमस निम्नलिखित में से मिलता है, आपको पता होना चाहिए। बहुत बार ये आप लोगों ने अपने 11th-12th में जब आपने अपने लैब में, स्कूल के लैब में किया होगा तो आपको पता होगा लिटमस कौन सी जिन चीज़ों से मिलकर बना होता है। तो 55वें का उत्तर आपका यहाँ पर लाइकेन बिल्कुल सही है। लाइकेन किससे मिलता है? आप लोगों के शैवाल और कवक के द्वारा बनता है।
ठीक है। कुछ पुष्प पादप ऐसे परागकण पैदा करते हैं जिनमें एलर्जी हो जाती है। निम्नलिखित में से कौन से ऐसे पादप हैं? तो आपको पता होना चाहिए 56वें का उत्तर। ऊपर जितने भी दिए गए हैं ये तीनों के तीनों ये आप लोगों के एलर्जी करने वाले होते हैं। इस चीज़ को आप लोग देख लेना, जिसको कांग्रेस घास, फैट हैन, बाथू या जंगली चौलाई कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है। सल्वर, यहाँ पर देखना सल्फर सावर क्या है, इंपॉर्टेंट है। ये प्रश्न ऐसे देखने को मिलते हैं। तो 57वें का उत्तर क्या हो जाएगा? चीड़ के पराग कणों का वायु में अधिक मात्रा में विसर्जन जिससे पीला बादल बन जाता है उसको सल्फर सावर कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा 57वां। ठीक है, आगे चलते हैं, 58 की बात करते हैं। हरे पादपों के लिए इनमें से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन यहाँ पर सही होगा? 58वें का उत्तर आप लोगों का डी देखेंगे। वह प्राणियों की तरह हर समय श्वसन करते हैं लेकिन दिन में प्रकाश संश्लेषण की दर श्वसन दर से ज़्यादा हो जाती है। महत्वपूर्ण है, ये प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। इस चीज़ को आप लोग देख लेना। ठीक है। निम्नलिखित मसालों में जड़ से प्राप्त होने वाला मसाला कौन सा है? ये प्रश्न भी बहुत बार बनता है। आपके एसएससी अगर आप लोगों ने सीजीएल, एमटीएस या फिर आप लोगों ने कोई भी रेलवे का पेपर दिया है तो ये प्रश्न बहुत बार बनते हैं। आलू किस तरह का यहाँ पर पौधा है, ये पूछा जाता है। तो आपको पता होना चाहिए मसालों की बात की गई है, कौन सा जड़ से प्राप्त होने वाला मसाला है, तो ये सब आप लोग अच्छी तरह जानते हैं। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, इस चीज़ को बताएं। जैसे ये लौंग आप लोगों का फूल होता है, आपको पता होना चाहिए फ्लावर होता है लौंग। अगर हम हल्दी की बात करते हैं तो क्या है? 59वें का अगर उत्तर की बात करेंगे तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? हल्दी कहाँ से प्राप्त होती है आप लोगों को पता है, वो जड़ की बात कर रहा है, ये आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर कौन सा उत्तर हो जाएगा? बिल्कुल सही। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्नलिखित मसालों से फूल की कलियों से प्राप्त होता है, ये आपको पता होना चाहिए। कौन सा होता है? 60वें का उत्तर हमने अभी थोड़ी देर पहले बताया, लौंग, जिन्होंने कहा है बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं। इनमें से कौन सा पादप रोग जीवाणु के कारण होता है? कौन सा होगा 61वें का? यहाँ पर 61वें की बात करेंगे तो आप लोगों का कौन सा देखने को मिलेगा? गेहूं में टुंडू रोग। ये मैंने आपको पूरा पढ़ाए हैं, जितने भी मैंने आपको पादप रोग कराए हैं आप लोग मेरे प्लेलिस्ट में जाकर देखें। मैंने 2 पार्ट में उनको पूरा किया है। एक मैंने हार्मोन जितने भी पूरे करा रखे हैं वो पूरे कराए हैं, पादप के अंतर्गत जितने प्रकार हैं पूरे कराए, और उसके बाद हमने जितने भी पादप रोग हैं वो पूरे करवाए हैं। आप जाकर देख सकते हैं। जंतु रोग देख सकते हैं, कवक के रोग देख सकते हैं, बैक्टीरिया जितने रोग होते हैं वो सारे हमने उसके अंतर्गत करवा रखे हैं, देख सकते हैं आप वहाँ जाके। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग एक सूक्ष्म जीवी विज्ञानी जो सेंट मैरी हॉस्पिटल लंदन में काम करते थे, पेनिसिलिन की खोज की थी। प्रश्न ये बन जाता है पेनिसिलिन की खोज किसने की है? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। एक अलग से वीडियो लेकर आएंगे सारी खोजों के ऊपर। तो सबसे पहले यहाँ पर इस दवा क्लिनिक परीक्षण का कौन से वर्ष में हुआ था, क्योंकि यहाँ पर ये आपको पता होना चाहिए। नोबेल प्राइज़ भी इसके बाद इनको मिला था, यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कब हुआ था ये, कौन से क्लिनिक में इसका परीक्षण हुआ। 62वें का उत्तर आपका क्या हो जाएगा? जिन्होंने भी 1941 लिखा है बिल्कुल सही उत्तर होगा। ठीक है। पेनिसिलिन पति जैविक होता है, एंटीबायोटिक होता है, निम्न में से मिलता है, किसके अंतर्गत से मिलेगा ये? 63 का यहाँ पर जिन्होंने कवक लिखा है बिल्कुल सही उत्तर होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रति जैविक एम्पीसिलिन किसके अंतर्गत देखने को मिलेगा? यहाँ 64वें का उत्तर जिन्होंने भी अर्ध संश्लेषित दवा लिखा है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। पादप रोगों के लिए सबसे पहले निम्न कवक नाशक खोज हुआ था, कौन सा हो जाएगा? 65वें का उत्तर। 65वें का अगर हम उत्तर की बात करेंगे तो बोरेडेक्स मिश्रण बिल्कुल सही उत्तर हो रहा होगा। 19वीं सदी का सबसे बड़ा अकाल जब पड़ा तो उसमें 10 लाख से अधिक आयरिश लोग भुखमरी के कारण मर गए। ऐसे आलू की फसल में कवक संक्रामक होने से हुआ था, वह रोग था, कौन सा था? 66 के अंतर्गत। अब आपसे एक प्रश्न मैं पूछता हूँ, मिनी माता किसके कारण होता है? जल्दी बताएं मुझे कमेंट में, मिनी माता किस धातु के कारण होता है? तो यहाँ पर अगर हम 66वें की बात करते हैं तो 66वें का यहाँ पर आप लोगों का सी होगा, उस चीज़ को देख लें। 66वें का आपका यहाँ पर सी होगा, आलू के पिछेती अंगमारी। याद रखना लेट ब्राइट के कारण आयरिश लोग मारे गए थे। ठीक है। 67 की बात करेंगे। सेब का जल क्रोध रोग होता है, किसके कारण होता है सेब का जल क्रोध रोग? तो आप लोगों का 67 की बात कर रहे हैं तो उच्च तापमान के कारण होता है। क्या है? गुठलीदार फलों, चेरी, अलूचा आदि में उत्तक, क्षयी, विलय, चित्त रोग होता है, किसके कारण होगा? तो 68 की बात करेंगे तो यहाँ पर आप लोगों का विषाणु
विषाणु वायरस, इस चीज़ को आप लोग समझें। ठीक है, आगे चलते हैं। इनमें से कौन सा पादप रोग विषाणु द्वारा होता है? तो कौन सा पादप रोग यहाँ पर विषाणु द्वारा होगा? तो 69 की बात करेंगे तो यहाँ पर उपरोक्त में सभी जितने भी हैं ये आप लोगों का पादप विषाणु द्वारा होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। गन्ने और धान जैसी फसलों के बीजवीड़ में रोग निम्नलिखित होता है, किसके अंतर्गत आपको देखने को मिलेगा? ये 70वें की बात करते हैं तो यहाँ पर आवर्त बीजी परजीवी के अंतर्गत ये आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा पादप रोग जीवाणु से नहीं होता? तो 71वें के आप देखेंगे। देखो, जो हमने पूरे प्रश्न आपको करवाते वही प्रश्न हैं जो आप लोगों को हम लोग यहाँ पर PDF प्रोवाइड कर देते हैं। जैसे प्लांट मैंने आपको प्लांट की जितनी भी डिजीज़ करवाई थी वो सारी आप लोगों को यहाँ पर प्रश्न अब देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, 71वें की बात करेंगे तो 71वें का यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? चुकंदर के अंत विरलन के द्वारा ये मैंने करवाया था, हार्ट रोग, इस चीज़ को आप देख सकते हैं। इनमें से कौन सा रोग जीवाणु से होता है? जल्दी से बताएं। 72वें का जो आपका यहाँ उत्तर होगा, ईख की लाखदारी, मैंने आपको ये भी कराया था, ईख की लालदारी जीवाणु के द्वारा होता है। आप मेरे कमेंट देखो, मेन चीज़ क्या है, आप लोग एक बार मेरा वीडियो देखें पादप डिजीज़ वाला, वहाँ पर आपको सारे प्रश्न देखने को मिलेंगे। उसके बाद आप हमें कमेंट करके बताइए कि इसमें कौन सा प्रश्न आपसे नहीं हो रहा है। देखो, यहाँ पर प्रश्न जो है बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये प्रश्न शायद ही आप लोगों ने 9th में देखे होंगे जब आप पढ़ रहे होंगे। तो मेन चीज़ क्या है, आप लोगों को अभी यहाँ प्रश्न जो मिल रहे हैं इसको आप एक बार मेरे प्लांट डिजीज़ वाले में जाकर देखें। अगर आपको वहाँ पूरा ये प्रश्न मिल रहे हैं तो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो वीडियो मैंने बनाई है, उसको आप देख सकते हैं। फिर उसके बाद जितनी भी प्रश्न आपके यहाँ पर प्लांट डिजीज़ से आएंगे तो आप वहाँ गलत नहीं करके आएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्न रोगों में प्रभावित पादपों का मिलान करना है तो काला गिरोड ये वही कर सकता है जिसने हमारा एक बार पूरा पढ़ रखा होगा। ठीक है, या आपको इस चीज़ को मानकर चलें। 71 यहाँ पर जो 73वें का है, 73वें का बी जिन्होंने कर रखा है, इस चीज़ को मानकर चलें। 73वें का बी बिल्कुल सही उत्तर होगा। एक सेकेंड, जिन्होंने भी 73वें का बी कर रखा है बिल्कुल उसका सही उत्तर यहाँ पर आप लोगों को होना चाहिए। बी में क्या है ये चीज़ देखकर देखें। जो लाल विगलन है आलू के अंतर्गत देखने को मिलेगा। ठीक है, यदि हम यहाँ पर जो क्या है, एक सेकेंड, जो यहाँ पर काला ये है ब्लैक हार्ट है वो आलू के अंतर्गत देखने को मिलेगा। जो आप लोगों का बी है वो आप लोगों का ईख के अंतर्गत देखने को मिलेगा, लाल विगलन। करनाल बंट की बात कर लेते हैं तो ये आप लोगों का गेहूं के अंतर्गत देखने को मिलेगा। और जो यहाँ पर पाउडरी मिल्ड्यू है मैंने बताया था ये मटर के अंतर्गत देखने को मिलता है। ये आप लोगों ने अगर मेरी प्लांट डिजीज़ वाली वीडियो देखी होगी तो वहाँ ये आप अपने आप कर लेते। मेन चीज़ क्या है, हम जो वीडियो डाल रहे हैं उनको ज़रूर देखें, वो सारी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। ठीक है, अब बात करते हैं 74वें के अंतर्गत। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान को पूसा, इंपॉर्टेंट है संस्थान। अब आपको ये बताना है पूसा की स्थापना कब हुई थी, संस्थान भी कहाँ जाता है, क्योंकि ये जल्दी बताएं। तो 74वें का उत्तर क्या हो जाएगा? यहाँ पर 74वें का उत्तर आप लोगों का बी बिल्कुल सही है। ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर ए का सही व्याख्या नहीं करता। इस चीज़ को आप लोग देख लेना, ये महत्वपूर्ण है। मैं बस आपसे ये पूछ रहा हूँ इसकी स्थापना कब हुई थी, ये प्रश्न भी बन सकता है। ठीक है, तो पूसा के बारे में पूरा पढ़ें, भारतीय कृषि अनुसंधान के अंतर्गत। ठीक है, करनाल की बात कर लेते हैं। करनाल बंट गेहूँ में जीवाणु से होने वाला रोग है। इसे ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि यह रोग सबसे पहले करनाल हरियाणा में है और यह खोजा गया था। जल्दी बताएं 75वें के अंतर्गत ये क्या बिल्कुल सही उत्तर है। अगर हम बात करते हैं क्या ए आर की सही व्याख्या कर पा रहा है, जल्दी बताएं। आर ए की सही व्याख्या कर पा रहा है या नहीं, जल्दी बताएं। 75वें की बात करेंगे तो यहाँ पर आप लोगों का सी ए गलत है, आर सही है। इस चीज़ को आप लोग देख लेना, महत्वपूर्ण है। ठीक है, आगे चलेंगे। पादपों के रोग की बात कर लेते हैं। तो पादपों के रोग यहाँ पर 76 की बात करेंगे तो कौन से देखने को मिलेंगे? 76 में की बात करेंगे तो यहाँ पर जिन्होंने सी लगाया है बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर पहले में बात करेंगे तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? ये कवक के द्वारा होता है, सेब स्कैब। व्हीप पटेल की बात करेंगे तो ये आप लोगों का खनिज की कमी के कारण होता है। ठीक है, शिखर पिटिका की बात करेंगे तो ये आप लोगों का जीवाणु के कारण होता है। और विच वीड की बात करेंगे तो आवर्त जीवी परजीवी के कारण ये देखने को मिलता है। देखो, ऐसे प्रश्न आपको यहाँ पर कुछ भी आ सकता है, प्रश्न एक भी बन सकता है। शिखर पिटिका किसके कारण होता है? तो अगर आप लोगों ने जीवाणु किया होगा, देखो पढ़ा होगा तो ही आप कर पाएंगे, नहीं पढ़ा होगा तो वहाँ ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा, गारंटेड। ठीक है, आगे चलते हैं। सूत्र क्रमियों निम्टेडो, ये आपको पता होना चाहिए। जो
को खेतों में नियंत्रित करने का सबसे अच्छा तरीका, सूत्रकृमिनाशी रसायनों का प्रयोग। निम्न में से कौन सा रसायन ऐसा है जिसके कारण निम्नटोडों को यहाँ पर समाप्त किया जा सकता है, ये आपको पता होना चाहिए। 77वें का उत्तर जिन्होंने उपरोक्त में सभी लिखा है, क्लोरोप्रिकिन और निमागोन और जीनोफॉक्स, ये तीनों के तीनों इंपॉर्टेंट हैं। ये निमेटोड को हमारे जितने भी खेतों के अंतर्गत नियंत्रित करते हैं, चीज़ को आप लोग देख लेना, ये महत्वपूर्ण है। 78वें प्रश्न की बात करेंगे, सूत्रकृमियों जिसको हम निम्नटोड कहा था को नियंत्रित करने का असरदार तरीका अभी हमने ऊपर बता दिया कौन कौन से यहाँ पर जिसके कारण नियंत्रित किया जाएगा। अब यहाँ पर पूछा है असरदार तरीका है कौन सा, यहाँ पर असरदार तरीका है तो 78वें की बात कर लेते हैं। तो 78 का डी, उपरोक्त में सभी जितने हैं ये इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, इस चीज़ को आप लोग देख लेना, जिसमें हम क्रॉप रोटेशन कहते हैं, बार बार हम फसलों को बदल बदल कर लगाते हैं, वो इसके अंतर्गत आता है। ऊष्मा उपचार के अंतर्गत होगा। सूत्रकृमियों नाशियों के प्रयोग के कारण जो हमने ऊपर पूरे करवा दिए हैं, जिसमें जीनोफॉक्स आता है, ये सब उसी के अंतर्गत है। 3 महत्वपूर्ण नशीली दवाओं जिसमें भांग, गांजा, चरस का एक स्रोत एक पादप है, इनमें से वह पादप कौन सा है, जल्दी बताएं, महत्वपूर्ण है। 79 की बात करेंगे तो जिन्होंने बी लिखा है बिल्कुल सही है, इंडियन हेम्प, इंडियन हेम्प इसका यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अगर हम देखते हैं आगे तो 80वां प्रश्न है, जो रोग गृह मक्खी द्वारा नहीं फैलता वो कौन सा होगा। 80वें का उत्तर यहाँ पर आप लोगों का डेंगू बुखार बिल्कुल सही उत्तर हो रहा होगा। आगे चलते हैं, मलेरिया फैलाने के अलावा एनीफिलीज मच्छर और किसका रोग वाहक होता है। 81वें का उत्तर यहाँ पर फाइलेरिया, याद रखना फील पाँव, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत बार प्रश्न देखने को मिलते हैं। ठीक है, इनमें से एक देशांतगामी महामारी रोग कौन सी है। 82 का प्रश्न की बात करेंगे तो आप लोगों के 82वें प्रश्न की बात करते हैं तो यहाँ पर डी, इन्फ्लुएंजा जिसने करा होगा बिल्कुल सही उत्तर है। आगे चलते हैं, एक रोग समूह जो समानता आपस में कशेरु प्राणियों में मनुष्य में फैलते हैं वह हैं कौन से हो जाएंगे। 83 का यहाँ पर उत्तर की बात करेंगे तो जिन्होंने यहाँ पर प्लेग, रेबीज और टिटनिया यानी टिटनियासिस लिखा हो ये किया है, बिल्कुल सही उत्तर है। यह रोग समूह जो सामान्यतः आपस में कशेरुकी प्राणियों में और मनुष्यों में फैलते हैं वो कौन से हैं, चीज़ को देख लेना। ठीक है, आगे चलते हैं। पोलियो का पहला प्रभावशाली टीका निम्नलिखित में से किसने तैयार किया था। अभी हमने पेंसिलिन वाला करवाया था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अब आपको पोलियो का टीका का पता लग गया है तो किसने खोजा था, तो ये आपको पता होना चाहिए 84 का, जिन्होंने भी जॉनस ई साक लिखा है, बिल्कुल सही उत्तर है। आगे चलते हैं, डॉक्टर एक रोगी को सलाह देता है कि वह बहुत सारे नींबू वंश के फल, अमरूद, टमाटर, आंवला 2 महीने तक रोज खाए। आपके विचार में उसे रोगी को शिकायत कौन सी हो जाएगी, जल्दी यहाँ पर उस रोगी को कौन सी शिकायत हो सकती है। तो 85 का यहाँ पर जो उत्तर होगा वो आप लोगों का कौन सा होगा, मसूड़ों में जो सूजन होती रहती है इसके कारण आसान से रक्तस्राव हो जाता है, ये महत्वपूर्ण है। ये विटामिन आपको पता होना चाहिए, सी के कारण ये देखने को मिलता है, इसकी कमी के कारण ये होता है। आगे चलते हैं, इनमें से कौन सा रोग मच्छर के काटने से मनुष्य में फैलता है, ये आपको पता होना चाहिए। 86 का यहाँ पर जो उत्तर होगा, डेंगू बुखार, विषाणु, मस्तिष्क शोथ, पीत बुखार, ये इसके कारण होते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, रुबेला नामक बीमारी का दूसरा नाम क्या है, ऐसे प्रश्न भी बन जाते हैं। कोरोना वायरस किस टाइप की बीमारी थी, आरएनए थी या डीएनए, मैंने प्रश्न पूछा था, उसका भी उत्तर आपको बताना है। कोरोना जो वायरस हुआ था वो आरएनए वायरस था या डीएनए, जल्दी बताएं। रुबेला नामक बीमारी का दूसरा नाम कौन सा है, तो यहाँ पर 87 का जो उत्तर होगा, उपरोक्त में सभी यानी लाल मसूरी, जर्मन मसूरी, काली मसूरी, ये सब रुबेला नामक बीमारी का दूसरा नाम इसके अंतर्गत आएगा। मलेरिया के उपचारक दवा का स्रोत निम्नलिखित में है कौन सा होगा। 88 की बात करेंगे तो यहाँ सिकोना ब्रश जिसने लिखा होगा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं, अधिक शराब पीने वाले लोग अधिकांशतः किसके यहाँ पर होगा, किसके क्या हो जाता है उन्हें, ये सब कुछ जानते होंगे। 89 का उत्तर क्या होगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, जल्दी बताएं। सिरोसिस जिन्होंने करा है, ये मत करना यकृत देख के, ठीक है, ये क्या होगा आपको जल्दी बताएं। यहाँ पर सूत्रण रोग जिसको सिरोसिस कहते हैं यानी लीवर कैंसर, इसके अंतर्गत देखने को मिलता है। 90 के उत्तर 90 का देखेंगे, हृदय पेशियों में ऑक्सीजन के अपर्याप्त आपूर्ति के कारण
एक व्यक्ति को थोड़ी मेहनत करने पर वृक्ष में और कॉलर अस्थियों में दर्द हो जाते हैं, रोग से पीड़ित होता है। किस रोग से पीड़ित होगा? तो 90 का उत्तर यहाँ पर जिन्होंने हृदय शूल किया है, इस चीज़ को देख लेना, हृदय शूल इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। दैहिक जू रोग वाहक क्या होगा? जल्दी बताएं, कौन से किसके कारण होगा दैहिक जू रोग वाहक? 91 का यहाँ पर सी जिसने किया है, इस चीज़ को देख लेना है। दूसरा और तीसरा यानी टाइफस महामारी की और खाई टेंच ज्वर की होता है। आगे चलते हैं। 92 का एक सरल अनुक्रम जिसमें घास उगती है, गाय उस घास को खाती है, मनुष्य उस गाय को खाता है, यह या दूध पीता है, उदाहरण किसके अंतर्गत देखने को मिलेगा? ये कौन सी श्रृंखला का है? आपको एक दिन मैंने चक्र और पिरामिड पूरे करवाने हैं, मैंने वादा किया है। मैं एक दिन आपके लिए अलग से वीडियो लेकर आऊँगा पारिस्थितिक तंत्र इकोसिस्टम की, उसमें हम 10 टॉपिक पूरे करवाएंगे, लगभग आपको देखने को बहुत जल्दी मिलने वाली है। तो 92 का उत्तर यहाँ पर जिन्होंने भी आहार जाल लिखा है बिल्कुल सही होगा। दुनिया के जिन भागों में जनसंख्या ज़्यादा है वहाँ खाद्यों की कमी रहती है, इसलिए उन अप्रवासियों का ज़्यादातर निम्नलिखित खाना चाहिए। कौन सा हो सकता है? 93 का उत्तर कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो ए चावल, गेहूँ, दूसरे खाद्य खनिज। ये आप लोगों का 1960 में जब आप लोगों की क्रांति आई थी मैक्सिको में, उसके बाद आपकी 1966 1967 में हरित क्रांति भारत में आई, ये उस चीज़ से रिलेटेड है। आप कहेंगे प्रश्न कहाँ से बना? तो ये आपके वहाँ से बनते हैं, मैं पहले ही बोल रहा हूँ। आप लोगों ने अगर 14वां 15वां पार्ट 9वीं क्लास का पढ़ा होगा तो वहाँ पर खाद्य संसाधनों के सुधार होंगे, ये उसके अंतर्गत से आया है। ठीक है, आगे चलते हैं। मुख्य जूट उत्पादक देश, ऐसे भी प्रश्न देखने को मिलते हैं। तो 94 का ये बताएं जल्दी से कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पर आप लोगों का भारत पहले होगा, फिर बांग्लादेश, फिर चीन, फिर वर्मा, इस चीज़ को देख लेना, ऐसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो भारत उसमें पहले स्थान पर है। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्न में से किस समूह जीव ताप रागी हैं जो उच्च तापमान को सहन करते हैं? ये आपको पता होने चाहिए कौन से हो जाएंगे, ये पहले ही इम्पॉर्टेंट हैं। तो यहाँ पर कौन से होंगे 95 के अंतर्गत? तो कुछ विशेष प्रकार के जीवाणु नील हरित शैवाल इसके अंतर्गत देखने को मिलेंगे। ठीक है, जीवीय क्षमता से तात्पर्य कौन सा हो जाएगा? जीवीय क्षमता से तो यहाँ पर 96 के अंतर्गत बी बिल्कुल सही होगा। वह आदर्श परिस्थितियों जिन के अंतर्गत किसी जाति की जीव संख्या की वृद्धि दर अधिकांशतः संभव होती है, इसके अंतर्गत देखने को मिलेगा। सुमेलित कीजिए की बात करेंगे तो यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा आपको? तो यहाँ पर देखेंगे तो सुमेलित के अंतर्गत 97 की बात करेंगे तो यहाँ पर आप लोगों का कौन सा हो जाएगा? सी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो सी को देख लेते हैं एक बार अच्छे से। तो इसमें क्या लिखा है? तो जो आपका लिखा है ए जो है वो चौथा हो जाएगा। द्विनाम पद्धति कार्ल नीलियस के द्वारा दी गई है। और कोशिका झिल्ली का फ्लूइड मोजेक मॉडल किसने तैयार किया था? तो यहाँ पर किसने किया था? S.J. सिंगर ने किया है और G.L. निकोलसन ने किया है। एक जीन एक एंजाइम की अवधारणा किसने दी है? मैंने पहले ही बताया, बीडल तथा टैटम ने। और मानवीय रुधिर वर्ग हमारे लेनस्टीन ने ये दिया है, लेनस्टीनर ने दिया है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं। सुमेलित कीजिए हरित लवक किसके अंतर्गत आएगा? तो यहाँ पर हरित लवक किसके अंतर्गत आता है ये भी आपको पता होना चाहिए। 98 का जो उत्तर है वो भी आपका दोबारा से सी हो जाएगा। इस चीज़ को देख लीजिएगा, यहाँ पर क्या होगा? हरित लवक ग्रेना के अंतर्गत देखा जाएगा, पांचवा बिल्कुल देख लीजिए। फिर अगर हम बात करते हैं बी के अंतर्गत, दूसरा जो केंद्रक है आप लोगों का केंद्रिका के अंतर्गत देखने को मिलेगा। माइटोकांड्रिया आप लोग सब जानते हैं, माइटोकांड्रिया जो डी होगा वो आप लोगों का किस्टी में होगा, और जो लेन काय होगा वो आप लोगों का पाचन क्रिया के अंतर्गत देखने को मिल रहा है। इस चीज़ को आप अच्छे से देख लेना। ठीक है, आगे चलते हैं। 99 दो लास्ट प्रश्न बचे हैं, उसके बाद हमारी ये आज की वीडियो समाप्त हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे एक आप लोगों का और आ रखा है। कोशिका सिद्धांत के अंतर्गत बात करेंगे तो कोशिका सिद्धांत यहाँ पर किसने दिया है? जल्दी बताएं। 99 की बात करेंगे तो यहाँ पर आप लोगों का कौन सा हो जाएगा? कोशिका जो सिद्धांत है आप लोगों का कौन सा देखने को मिलेगा? तो यहाँ पर स्लेडन और स्वान हो जाएंगे। प्राकृतिक चयन सिद्धांत की बात करेंगे तो बी का आप लोगों का कौन सा हो जाएगा? पी मैसेल हो जाएगा। एक जीन एक एंजाइम मैंने बता दिया आपको, बीडल और टैटम है। और एक रासायनिक परासरणी की बात करेंगे तो यहाँ पर कौन सा देखने को मिलेगा? यहाँ पर कौन सा देखने को मिलेगा आप लोगों को? इस चीज़ को देखेंगे तो यहाँ पर आप लोगों का कौन सा हो जाएगा?
रासायनिक परासरणीय आप लोगों का पी मैसिल हो जाएगा। सॉरी, थोड़ा सा गलत हो गया, इस चीज़ को हम दोबारा बता देते हैं। कोशिका सिद्धांत आप लोगों का स्लेडन और स्वान हो जाएगा। ठीक है, प्राकृतिक चयन सिद्धांत आप लोगों का डार्विन हो रहा होगा। रासायनिक परासरणीय पी मैसल हो जाएगा। एक जीन एक एंजाइम आप लोगों का बीटल और टेटम हो जाएगा। ठीक है, तो सी इसका सही उत्तर है। चीज़ को आप लोग अच्छे से देख लेना। एक बार फिर बता देता हूँ, कोशिका सिद्धांत आप लोगों का स्वेडन और स्वान हो जाएगा। प्राकृतिक जो चयन है वो आप लोगों का डार्विन ने दिया है। एक जीन एक एंजाइम बीडल और टेटम हो जाएगा, और रासायनिक का पी मैसिल हो जाएगा। ठीक है, सवे का उत्तर की बात करते हैं तो कथन। ठीक है, ये वाला प्रश्न पूरा नहीं है, तो इस कारण से सवा प्रश्न रहने देते हैं। ठीक है, देखो मेन चीज़ क्या है, आप लोगों को लगभग 99 प्रश्न जो मैंने करवाए, आशा करता हूँ आज आपको ये पसंद आए होंगे। कुछ कारणवश हम इसको जल्दी से, इस पूरी वीडियो को हमने जल्दी करवाया है, और आप लोगों को इसकी PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल से जुड़ें और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। दूसरा, आपको PDF चाहिए, पेड PDF चाहिए, उसके लिए टेलीग्राम ग्रुप पर मैसेज कर सकते हैं, वहां आपको तुरंत उसका जवाब मिल जाएगा। सर हमारे 27 तारीख तक कहीं गए हुए थे, आज आपको यहाँ पर वीडियो उन्होंने डालकर दी है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जितने भी आपको यहाँ पर पूरे के पूरे PDF मिल रहे हैं, जिन विद्यार्थियों को पूरे PDF मिल चुके हैं, आप एक बार उनसे भी पूछ सकते हैं, क्योंकि आप उनके साथ जुड़े हुए हैं। और बहुत सारे विद्यार्थियों ने हमसे PDF प्रोवाइड की है, वहाँ आप PDF को देखेंगे तो जब आप एग्ज़ाम देंगे तब आपको समझ में आएगा PDF कितनी इंपॉर्टेंट थी। अब आप लोगों से एक निवेदन है, ये PDF आपको टेलीग्राम में मिलेगी, आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जल्दी से जुड़ जाएं। और दूसरा, आप लोगों ने अगर हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारी वीडियो को सब्सक्राइब करें। 3 या 4 दिन में आपको मॉक टेस्ट 4 देखने को मिलेगा, जो आपको बहुत अच्छे से करवाया जाएगा। यहाँ पर आपके बायो के प्रश्न बहुत ज़्यादा थे इस पेपर में, और अगले पेपर में केमिस्ट्री या फिजिक्स का हम पोर्शन ज़्यादा रखेंगे उस वाले पेपर में। ठीक है, मिलते हैं आप लोगों से अगले किसी वीडियो में। थैंक यू, टाटा, गुड बाय।